हेलो फ्रेंड्स। हमने सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वंश के बारे में जो है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है। मतलब लगभग 30 साल इसने शासन किया था। ठीक है, इसमें 3 से 4 जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कितना रहा तो 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक, मतलब लगभग 6 साल तक इन्होंने शासन किया। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। संस्थापक आप जरूर याद रखना, टाइम पीरियड याद रखना। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। 1290 ईस्वी में किलोखरी के महल में राज्याभिषेक कराया। ठीक है, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था किलोखरी के महल में। ठीक है, उस समय इनकी आयु कितनी थी, 70 वर्ष के थे उस समय ये। ठीक है, मतलब काफ़ी एज में ये राजगद्दी पर बैठे थे, तो 70 वर्ष की एज में ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी तो इन्होंने किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली के पास ही था ये, तो किलोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन के साथ कर दिया था। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी जिनका विवाह इन्होंने किसके साथ किया तो इनके ही एक भतीजे थे अलाउद्दीन, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ये एक अयोग्य व दुर्बल शासक था। ठीक है, मतलब इतना योग्य नहीं था और थोड़ा कमज़ोर टाइप का शासक था ये। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। मतलब जो इसका भतीजा था या कह सकते हैं जो इसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने इसकी हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में और खुद स्वयं सुल्तान बन बैठा था। ठीक है, खुद राजगद्दी इसने पा ली और उसे मार दिया। तो इतना ही था किसके बारे में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर देखा जाए खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई शासक है तो यही है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने शासन कब तक किया तो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक, मतलब लगभग 20 साल तक शासन किया था इसने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना, इसके बारे में जो भी चीज़ें सब याद रखना। इसके बचपन का नाम था अली एवं गुरसाब। ठीक है, तो अली भी इसका नाम था और गुरसाब भी के नाम से भी इसे जाना जाता था। जलालुद्दीन का ये भतीजा व दामाद था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था तो जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। 1296 ईस्वी में देवगिरी का अभियान किसने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी दक्षिण में है। ठीक है, तो वहीं का इसने अभियान शुरू किया था। इसने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया, मतलब जैसे कि आपका जो बलबन था उसने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन किया था। ठीक है, उसका मानना था कि जो राजगद्दी मिलती है वो ईश्वर की देन है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो शासन करता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने इस्लामी सिद्धांतों का अनुसार शासन नहीं किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बारे में क्या याद रखेंगे कि 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। बचपन का नाम इसका अली एवं गुरसाब था। जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। और 1296 में इसने देवगिरी का अभियान किया था और इसने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या था, जब सल्तनत काल चल रहा था तो उसमें कई प्रकार के कर लिए जाते थे। इसमें आपके खम्स आता था, खराज आता था, जक़ात आता था और जजिया आता था। तो इसी में जो खम्स कर था आपका वो लूट का धन कहलाता था, मतलब जो भी धन लूटा जाता था। आपको पता है कि जब कोई राजा होता है वो किसी दूसरी जगह पे आक्रमण करता है तो कई सारा धन वहाँ से लूट लेता है। तो क्या करते जो सैनिक वहाँ पे धन लूटते थे तो उन्हीं लूट के धन में से कुछ जो हिस्सा होता था वो राजा को देना पड़ता था, तो वही कहलाता था खम्स। ठीक है, सल्तनत काल में तो ये क्या करते थे, पहले सुल्तान जो था वो लूट के धन का 1/4 हिस्सा अपने पास रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि 1/4 तुम अपने पास रखो, 3/4 हमें दो। ठीक है, ऐसा इसने कर दिया था, 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। तो खम्स कहलाता है लूट का धन। और जो जजिया कर लगता था वो लगता था हिंदुओं की जो तीर्थ यात्रा होती थी उस पर जजिया कर लगाया जाता था। ठीक है, ऐसी खराज होता था, ऐसी जक़ात होता था। ठीक है, इसमें दान, उपहार व पेंशन में दी गई भूमि वापस ली गई और उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था, पहले क्या होता था जो शासक वगैरह होते थे वो क्या करते थे, कुछ भूमि को दान में दे देते थे या उपहार में दे दिया। ठीक है, पेंशन के रूप में दे दिया। लेकिन इसने क्या किया, वो सारी भूमि वापस ले ली और उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया। इसने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। ये पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराकर लगान निर्धारित किया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में सबसे पहले गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। वैसे अगर पूछा जाए तो आर्यभट्ट ने की थी, सॉरी आर्यभट्ट कह रहा हूँ मैं, चाणक्य ने की थी सबसे पहले गुप्तचर विभाग की स्थापना। जब अशोक का टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम चल रहा था तब किसने किया था तो चाणक्य ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। लेकिन सल्तनत काल में सबसे पहले गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की
तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की। और ये पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई थी, मतलब एक पैमाना इसने निर्धारित किया था कि ऐसे भूमि की माप की जाएगी। ठीक है, उसी के हिसाब से लगान भी निर्धारित कर दिया कि इतनी भूमि है तो इतना लगान लगेगा। ठीक है, ये चीज़ फिक्स कर दी उसने। इसने भू राजस्व की दर बढ़ा दी और उपज का कितना 1/2 भाग ये कर के रूप में लेने लग गया। ठीक है, जितनी भी आप उपज करेंगे, ठीक है, पहले क्या होता था 1/4 हिस्सा लिया जाता था उपज का, लेकिन इसने क्या किया, उसे टोटल 50% कर दिया कि नहीं, हम 1/2 लेंगे, तुम जितना भी उपजाओ, लेकिन हमें 1/2 हिस्सा चाहिए चाहिए। इसने 2 नए कर भी लगाए थे। कौन कौन से कर थे? तो एक था चराई कर, जो किस पे लिया जाता था? दुधारू पशुओं पे लिया जाता था, मतलब दूध देने वाले जितने भी पशु होते थे उन पर चराई कर लिया जाता था। और गड़ी कर लिया जाता था आपका जो घर व झोपड़ी वगैरह बने होते हैं उन पर गड़ी कर लिया जाता था। और क्या इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। देखिए 2016 में ये पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसने स्थायी सेना, सैनिकों को नगद वेतन व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सल्तनत काल का ऐसा शासक था जिसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, या जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा शुरू की, या सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, या सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर है कि मूल नियंत्रण प्रणाली भी इसने शुरू की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या किया, जो मार्केट होता था, ठीक है, बाजार होता था, उसमें हर चीज़ का रेट फिक्स कर दिया कि आपको चावल इतने रुपए में ही बेचना है, आपको गेहूँ इतने रुपए में ही बेचना था। पहले क्या होता था, कोई अपने मन से बेच रहा है, कोई बहुत रेट बढ़ा दे रहा है, कुछ कम कर दे रहा है, लेकिन इसने हर चीज़ के रेट फिक्स कर दिए। ठीक है, तो मूल नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सल्तनत काल का ऐसा शासक था जिसने सिकंदर की उपाधि धारण की। ये सिकंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी पहले आया था, इसलिए सभी ने सिकंदर का नाम सुन रखा था कि सिकंदर पूरी दुनिया जीत रहा था और सबको जीतता हुआ चला आ रहा था। भारत में आकर उसे हार मिली, इसलिए सिकंदर से प्रभावित है, इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। और इसके साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसने गुजरात, रणथंबोर, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। इसे गुजरात में मलिक काफूर मिला था। देखिए मलिक काफूर जो था वो इसे मिला था जब ये गुजरात अभियान की तरफ था। ठीक है, गुजरात को जीतता हुआ जा रहा था, तो उसे वहाँ पर मलिक काफूर मिला था, जिसे इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और मलिक काफूर ने इसकी काफ़ी मदद की, काफ़ी युद्ध लड़े इसकी जगह पे। ठीक है, दक्षिण में अभियान चलाया था मलिक काफूर ने। वहाँ के एक शासक थे जिन्होंने इसे कोहनूर हीरा दिया था। कोहनूर हीरा के नाम आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमस हीरा है। ठीक है, कहा जाता है कि जिसके पास भी कोहनूर होता था उसका बुरा समय शुरू हो जाता था, मतलब ऐसा कहा जाता है, अगर आप कहानियाँ वगैरह सुनेंगे, जिसके जिसके पास ये गया वो शासक या तो मर गया या उसका शासन उससे छिन गया। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, तो जो मलिक काफूर था उसने क्या किया, हीरा लेकर किसे दे दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने आक्रमण किया था, मतलब कम से कम 6 बार जो मंगोल थे उन्होंने आक्रमण किया था जब अलाउद्दीन खिलजी का समय चल रहा था। अगर पुस्तकों की बात करें तो खजाइनुल फुतूह एक पुस्तक है जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, और किसके ऊपर लिखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लिखी थी, खजाइनुल फुतूह, याद रखना इस चीज़ को। और जो पद्मावत एक पुस्तक है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, वो भी इसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी, और वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही ये पुस्तक है। और रानी पद्मावती जो आपकी हैं उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आपने जो अभी मूवी आई थी पद्मावत देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, तो उसी के ऊपर ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही है वो सब चीज़ें। और इसने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया, तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हज़ार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने कराया था। ठीक है, तो सबसे चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि किसी भी काल का या किसी भी वंश का संस्थापक कौन है, उसकी राजधानी क्या है, उसने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया, और उसने कौन कौन से कार्य कराए। ठीक है, और कहाँ कहाँ अभियान चलाया, क्या क्या चीज़ें जीती, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, तो पुस्तकें याद कर लेना। खजानुल फुतूह लिखी थी अमीर खुसरो ने, पद्मावत लिखी थी मोहम्मद मलिक जायसी ने, और उसने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया, तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हज़ार खंबा महल का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन ने कराया। और क्या था कि मलिक काफूर को इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते थे। और क्या था कि इसके समय में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया, इसने सिकंदर की उपाधि धारण की, मूल नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की, स्थायी सेना रखना शुरू किया। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन दिया, और सैनिकों का हुलिया लिखने की भी इसने प्रथा शुरू की। और 2 नए कर चलाए, जिसमें पहला था आपका चराई कर, जो दुधारू पशु पर लगता था, जो दूध देते थे पशु, और गड़ी कर लगता था घरों पर या झोपड़ी वगैरह पर। ठीक है, गुप्तचर विभाग की भी स्थापना इसने की, और भूमि के माप के लिए एक पैमाने का भी निर्धारित किया था इसने। ठीक है, खम्स का धन जो था वो 1/4 से 3/4 कर दिया, और जो दान में भूमि दी गई उसे वापस लिया, उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया। ठीक है, इतना इसके बारे में पढ़ना। बचपन का नाम था इसका गलीब गुरसाप। ठीक है, और उसने अपने चाचा की बेटी से ही शादी की थी, ये भी चीज़ याद रखना। अब इसके बाद जो शासक आया है वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नाम याद रखना इसका, मुबारक खिलजी से याद रख लेना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से
कंफ्यूज मत होना कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आपका गुलाम वंश में था, और इसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, इसे मुबारक शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मतलब जब क्या नाम है, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मरा, उसके बाद कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा 1316 ईस्वी में। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का ही शासक था, इसे साइको भी कह सकते हैं हम। तो इसे अपने दरबार में क्या पसंद था? तो नग्न स्त्री पुरुषों की इसे संगत पसंद थी। इसने कह दिया कि मेरे दरबार में अगर आना है तो आपको कपड़े नहीं पहनने। ठीक है, ऐसा इसका था। और क्या था, ये कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। ये भी चीज़ काफ़ी है कि देख लो किस टाइप का ये शासक होगा, कि ये क्या करता था, कभी कभी लड़कियों के या जो स्त्रियाँ होती थी उनके वस्त्र पहनकर ही आ जाता था। और क्या था कि बर्नी ने इसके बारे में क्या लिखा कि मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। ठीक है, तो ये शासक कम था, साइको ज़्यादा लगता है। और है कि इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अपने आप को ये खलीफा मानता कि नहीं, हमसे बड़ा कोई है नहीं, जो भी हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है, सब उल्टे सीधे काम जितने भी बचे थे सब इसने किए थे। फिर अंतिम शासक की बात करें तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो खुसरो शाह था। ठीक है, खुसरो खां या खुसरो शाह कह सकते हैं। ये मुबारक खिलजी का वजीर था। ठीक है, जो मुबारक खिलजी थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसका वजीर था कौन? तो खुसरो शाह या खुसरो खां। इसने 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। वैसे भी जैसे उसके काम थे तो हर कोई चाह रहा होगा कि इसे मार दिया जाए। ठीक है, तो वही किया। जो इसका वजीर था वो था खुसरो खां, और उसने क्या किया, 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब हम तीसरा जो वंश है इंपॉर्टेंट, वो है तुगलक वंश। उसके बारे में पढ़ेंगे कि तुगलक वंश कैसे आया और उसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। 3 है प्रमुख शासक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे मोस्टली। ठीक है, तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक है। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक इसने शासन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया है, लगभग 94 साल तक मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक है। मतलब लगभग 5 साल तक इसने शासन किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। 1320 ईस्वी में खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक था, आपने देखा कि खुसरो खां ने मार दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। ठीक है, खुद गद्दी पर बैठ गया। लेकिन 1320 में क्या हुआ, खुसरो खां को भी हरा दिया। किसने? तो गाजी मलिक एक था व्यक्ति, उसने क्या किया, खुसरो खां को हरा दिया। यह तुगलक गाजी इसका नाम था। ठीक है, यह कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन में बैठा। मतलब गाजी मलिक इसका नाम था, लेकिन जैसे ही इसने राजगद्दी से मिली इसने अपना नाम क्या रखा, तो गयासुद्दीन तुगलक रखा। ठीक है, और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1320 ईस्वी में। इसने 29 अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया और सफल रहा। मतलब इसके शासन टाइम में जो मंगोल थे उन्होंने बहुत बार आक्रमण किया, मतलब लगभग 29 बार आक्रमण किया, लेकिन ये हर बार जीता। ठीक है, और मंगोलों को इसने हरा दिया। यहीं पर इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, जब मंगोलों को इसने हरा दिया तो इसने किसकी उपाधि धारण की, तो मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ये चीज़ याद रखना। ये प्रथम सल्तनत शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। मतलब ये पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए क्या किया, नहरों का निर्माण कराया था। इसने तुगलकाबाद नया नगर बनाया और खालसा भूमि लौटा दी। मतलब जितनी भी खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने रख ली थी, ठीक है, जो दान में भूमि दी गई थी उसे रख लिया था ना, कि नहीं वापस कर दो सारी की सारी भूमि, हम उसे खालसा भूमि घोषित कर देते हैं। लेकिन इसने क्या किया कि जितनी भी खालसा भूमि थी वो वापस लौटा दी। ठीक है, और तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था इसने। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मौत हो गई। ठीक है, मतलब मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक इसका ही बेटा था। इसने क्या किया था, जब ये बंगाल अभियान से लौट कर आ रहा था, मतलब जीत कर आ रहा था, तो खुश होकर उसने क्या किया था, जो जूना खां इसका लड़का था, जैसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसने क्या किया, एक लकड़ी का बहुत बड़ा वो बनाया था, महल टाइप का बनाया था इसके स्वागत के लिए, कि वो देखेगा तो खुश हो जाएगा कि हाँ उसके मतलब खुशी में बनवाया था वो। ठीक है, जो लकड़ी का महल था। लेकिन हुआ उल्टा, जब वो महल में आया घूम रहा था तो क्या हुआ, उसी महल में पता नहीं क्या टूट गया, क्या हुआ कि उसी महल में दबकर उसकी मौत हो गई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके काम भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, इसे पागल शासक के नाम से या पागल राजा के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि इसने जितने भी काम किए ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, सारे उल्टे पड़ गए। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए कि सल्तनत काल का अगर आप देखें कि सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन जितने भी इसने काम किए वो सारे काम उल्टे किए, या उल्टे किए कह सकते हैं, या जितने भी काम इसने करने तो अच्छे से आए लेकिन वो हमेशा उल्टे पड़ गए। तो इसलिए इसे पागल शासक, रक्त पिपासु, ठीक है, या पागल राजा, इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1325 ईस्वी से लेकर 1352 ईस्वी तक रहा। मतलब लगभग 26 या 27 साल इसने शासन किया। इसके बचपन का नाम था जूना खां।
ठीक है। अन्य नाम की अगर बात करें तो उसे उपाधियां दी गई थी पागल राजा की, स्वप्नशील की, रक्त पिपासु की, या पागल शासक की। ठीक है। अब इसके कार कौन से थे? पहला था कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र आप जानते होंगे किसे कहते हैं, दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इसने क्या किया, वहाँ पर जो कर था उसमें वृद्धि कर दी, लेकिन उस समय पता नहीं क्या सूखा पड़ गया था कि बाढ़ आ गई थी, जिससे वहाँ पर क्या हुआ, फसल उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। और उसने कर दी क्या, जो कर लेता तो उसमें वृद्धि कर दी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इससे। ठीक है। तो वो चीज़ जो इसने प्लान बनाया वो फेल हो गया। दूसरा इसने क्या किया, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कर दिया, और स्थानांतरण के बाद दौलताबाद उसने नाम रख दिया था। मतलब दिल्ली से इसने क्या किया, जो राजधानी थी वो देवगिरी ले गया, क्योंकि दिल्ली में शायद सूखा पड़ गया था या शायद दिल्ली में ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे। इस चक्कर में इसने क्या किया, दिल्ली वालों से कहा कि चलो यहाँ से हम अपनी राजधानी बनाएंगे, कहाँ पर, देवगिरी में। ठीक है। तो देवगिरी में इसने अपनी राजधानी बनाई, और जो देवगिरी था उसका नाम इसने दौलताबाद रख दिया। ठीक है। जरा राजधानी उसे बना दिया, दौलताबाद में रख दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि वो पठारी इलाका है, ठीक है, देवगिरी, और आप रह रहे हैं आराम से मैदानी इलाके में, तो यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वहाँ पे मुश्किल होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो ये भी चीज़ फेल हो गई इसकी। तीसरा इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। मतलब पहले जो सिक्के होते थे वो तांबे के बनते थे या कांसे के बने होते थे। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए कि नहीं भाई हम चमड़े के सिक्के चलवाएंगे, इसमें क्यों इतना खर्चा करना है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सब अपने अपने घर से चमड़े के सिक्के बनवा के पहुंच गए मार्केट में। अब इतने सिक्के हो गए वहाँ पर कि फिर उसका प्लान फेल हो गया। कि आप खुद ही सोचिए कि इस चमड़े के सिक्के चल रहे हैं, आप घर ही में बना रहे हैं चमड़े के सिक्के, लो खरीद लो जाके सामान। अब इतने सिक्के हो जाएंगे तो फिर सामान कहाँ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई, वो भी इसका प्लान फेल हो गया। फिर जो लास्ट अभियान था वो था खुरासान अभियान। ये शायद कुछ पहाड़ी इलाके में था अभियान, ऐसा कुछ था कि अब 10,000 सैनिक इसने भेजे थे वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए। क्या फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसमें 2 या 3 हज़ार ही सैनिक वापस आ पाए थे। ठीक है। वो दब के मर गए बर्फ़ में या कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। तो ऐसे करके इसने 4-5 अभियान चलाए, वो सारे के सारे फेल हो गए। वैसे ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ये चीज़ याद रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का फुल फॉर्म है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए नए विभाग अमीर ए कोही व दीवान ए कोही स्थापित किए। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर ए कोही या दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। और किस लिए की, तो कृषि विकास के लिए। ठीक है। कृषि के विकास के लिए इसने नए विभाग की स्थापना की थी, जैसे अमीर ए कोही या दीवान ए कोही विभाग कह सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की, तथा अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज की स्थापना की। ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी समय जो दक्षिण भारत था आपका, उसमें 2 भाई थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपने विजयनगर की कहानियाँ सुनी होंगी, काफ़ी फेमस है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर बहुत, कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली शासक भी हुए, बाद में आप उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हरिहर बुक्का जो नामक भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और ये हिंदू राज्य था। ठीक है। और उसी समय जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसने बहमनी राज की स्थापना की, ये मुस्लिम था। ठीक है। मुस्लिम शासक था। ठीक है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज की स्थापना की थी, और हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो जो बदायूनी थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है। क्योंकि बहुत परेशान कर रखा था लोगों को इसने, क्योंकि इसकी जो नीतियाँ थी बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे इससे। तो इसलिए इन्होंने लिखा था कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति। तो इस वंश का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1351 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है। तो चाचा का लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह ने 24 करों को समाप्त कर 4 कर लगाए। ठीक है। 24 कर उस समय लिए जाते थे, उसने क्या किया, उन सभी करों को समाप्त कर दिया और 4 कर लिए। इसमें पहला था आपका खम्स। खम्स को मैंने आपको पहले ही बताया कि जो युद्ध में लूट का धन होता था उस पर जो कर लिया जाता था वो खम्स कहलाता था। दूसरा था खराज। खराज जो था वो कृषि के ऊपर लिया जाता था, किससे, किसानों से। तीसरा था जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब जो गैर मुसलमान थे यानी कि हिंदू जो थे उनसे जजिया कर लिया जाता। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू में और भी जो अलग धर्म के थे उनसे भी जजिया कर लिया जाता था। और जक़ात जो था वो अमीर जो मुस्लिम थे, ठीक है, जो मुसलमानों में जो अमीर लोग थे उनसे जक़ात लिया जाता था। ठीक है। तो ये 4 कर थे जो लिए जाते थे। 2019 में पूछा भी गया है खम्स के बारे में या जजिया के बारे में पूछा जा सकता है, तो इन सभी को याद रख लेना चारों को कि कौन से कर हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसने 24 करों को हटाकर 4 कर लगाए थे। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मतलब अगर देखा जाए कि जजिया कर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था तो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सॉरी,
फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था हिंदुओं के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और हिंदुओं के ऊपर भी क्या, ब्राह्मण जो थे उनके ऊपर इसने लगाया था। ठीक है, अगर देखा जाए सही से, इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने से बहुत सारे काम किए थे। लेकिन फिर भी ये, अगर आप देखते हैं ना कि किसी भी मुस्लिम शासक को, आपको लगेगा इसने तो बहुत अच्छे काम किए, इसे अकबर की उपाधि दे देनी चाहिए, लेकिन इसने बहुत बुरे काम भी किए। इसने क्या किया था कि मंदिरों की जो मूर्तियाँ थी उन्हें तोड़वा दिया था, कई मंदिर तोड़वा दिए इसने। और उसके बाद जो उनकी मूर्तियाँ थी उन्हें क्या किया कि जो कसाई होते हैं उन्हें दे दिया था मांस तौलने के लिए। ठीक है, तो इतने अच्छे भी ये नहीं थे जितने हम इनके काम पढ़ते हैं। सही से देखा जाए तो हमें इन्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये चीज़ें। तो यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद आदि है। मतलब आज का जो फिरोजाबाद है, जौनपुर है, वो इसी ने बसाया है। दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल बनवाया। क्वेश्चन ये आएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो अस्पताल बनवाया था उसे किस नाम से जानते हैं, तो दारुल सफ़ा के नाम से जानते हैं। और इसने एक सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 था। ठीक है, सिंचाई कर क्या था, जितनी भी उपज होगी उसका 1/10 हिस्सा लिया जाएगा, जिसे हाके सर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि हाके सर्ब नामक सिंचाई कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की, अनाथ विधवा व महिलाओं के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। ये चीज़ भी याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने दास जो उस समय काफ़ी हुआ करते थे उनके लिए दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की, और जो अनाथ विधवा जो महिलाएं होती थी, ठीक है, उनके रोजगार की अगर बात करें तो उनके लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसने मेरठ व टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किए। मतलब जो अशोक के 2 स्तंभ थे वो पहले मेरठ में एक लगा था, एक टोपरा में लगा था। ठीक है, इसने क्या किया, उन दोनों को वहाँ से उखड़वा लिया और दिल्ली में स्थापित कराया। और पुस्तक जो इसने लिखी है वो है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही जो पुस्तक है वो फिरोज शाह के ऊपर है और इसी ने लिखी है। और दूसरी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, जो कि बर्नी ने लिखी है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि फुतुहात ए फिरोज शाही जो पुस्तक है फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, और तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है, तो बर्नी ने लिखी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में कुछ खास चीज़ें पता भी नहीं है। ठीक है, तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। मतलब इसी के टाइम पीरियड में जब तुगलक वंश चल रहा था उसी समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये चीज़ याद रखना। तो हमारा जो नेक्स्ट वंश है वो है सैयद वंश। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना कि इसका जो संस्थापक था उसका नाम था खिज्र खां। ठीक है, ये कौन था, तो तैमूर लंग का ये सेनापति था। तो हुआ क्या कि तैमूर लंग भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था, तो इससे क्या होता था, जो केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली की वो कमज़ोर होती जा रही, क्योंकि धन लूटता था, चला जाता था, फिर आक्रमण कर देता था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि दिल्ली में शासन कर रहा था दौलत खान लोधी। ठीक है, उसका शासन चल रहा था वहाँ पर। और इसने क्या किया, जो तैमूर लंग था इसका सेनापति था खिज़र खां। खिज़र खां को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। ठीक है, मुल्तान का राज्यपाल इसे बना दिया। और मुल्तान से मतलब है कि जो आज के समय का पंजाब है, जो थोड़ा सा पाकिस्तान में आता है, थोड़ा सा इंडिया में आता है। ठीक है, तो वो पंजाब या कह सकते हैं मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया। तो इसने क्या किया, अपनी शक्ति में इजाफा किया खिज़र खान ने, और धीरे धीरे करके इसने दिल्ली पर शासन कर लिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत इसके अधिकार में आ गई और इसने सैयद वंश की स्थापना की। और ये जो सैयद वंश वाले थे ये खुद को जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका वंशज मानते थे। ठीक है, तो खिज़र खां के पास दिल्ली की गद्दी आ गई, और इसका पुत्र था मुबारक शाह जिसने इसके बाद शासन किया। मुबारक शाह के बाद शासन किया मोहम्मद शाह ने, और मोहम्मद शाह के बाद शासन किया था आपका आलम शाह ने। ठीक है, तो खिज़र खान के 2 पुत्र थे, मुबारक शाह और फरीद खान। फरीद खान ने कभी शासन नहीं किया, तो मुबारक शाह ने शासन किया। मुबारक शाह के बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। और जो आलम शाह था इसने क्या किया, इसका एक सेनापति था बहलोल लोधी। इसने क्या किया, लास्ट में थोड़ा शासन किया, उसके बाद जो अपनी सारी सत्ता थी वो अपने सेनापति बहलोल लोधी को सौंप दी, अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपने मन से। ठीक है, उसे सौंप दी और खुद चला गया बदायूं। ठीक है, तो ऐसा है। और मुबारक शाह, अगर हम खिज़र खान की बात करें तो खिज़र खां के बारे में कहा गया है कि जो इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये हमेशा अंडर में काम करता रहा, किसके, तो तैमूर लंग के। तो ये रुपए वगैरह जो कर वगैरह था वो भेजता रहता था तैमूर लंग, और जब वो नहीं था तो उसके पुत्र को। ठीक है,
और जो इसके बाद जो इसका जो पुत्र था मुबारक शाह, उसने शाह की उपाधि धारण की थी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो खिज़र खान ने रैयत आला की उपाधि से शासन किया। ठीक है, सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की इसने। मुबारक शाह ने सुल्तान व शाह की उपाधि धारण की, मतलब खिज़र खान के जो पुत्र था मुबारक शाह, इसने उपाधि धारण कर ली थी सुल्तान की। और मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। और लास्ट में ये चीज़ याद रखना, जो आलम शाह था इसका सेनापति था कौन, तो बहलोल लोधी। और उसने क्या किया, अपनी सारी सत्ता बहलोल लोधी को सौंप दी और खुद चला गया। अब हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी, वही बहलोल लोधी जिसे अपनी सारी सत्ता सौंप दी थी आलम शाह ने। ठीक है, तो बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड था वो था 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, इसने शासन किया। इसके बाद इसके पुत्र ने शासन किया, सिकंदर लोधी ने 1489 से लेकर 1517 तक। और इसके दो पुत्र थे, जलाल खान और इब्राहिम लोधी। और लास्ट जो शासक था वो था इस वंश का इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। और लास्ट में इसका युद्ध हुआ था किससे, तो बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें ये हार गया, मारा गया। ठीक है, इसके बाद बाबर आया और उसने मुगल खान जो मुगल काल थी उसकी स्थापना की। ठीक है, तो जो बहलोल लोधी था इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ शासक बना। ठीक है, जब इसने शासन किया तो इसने किसकी उपाधि धारण की, तो बहलोल शाह गाजी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसने बहलोल नाम का सिक्का भी चलाया था, ये चीज़ याद रखना कि इसने बहलोल सिक्का चलाया था। सिकंदर लोदी, जिससे निज़ाम खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका पहले नाम था निज़ाम खान। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया आगरा को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग यूपी के हैं तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, दूसरा क्या है कि सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था। मतलब भूमि को मापने के लिए एक पैमाना इसने चलाया था, जिसे क्या नाम दिया था, तो गजे सिकंदरी नाम दिया था। ये चीज़ याद रखना। और क्या पॉइंट है कि ये कविताएं वगैरह लिखता था। ठीक है, फारसी में कविताएं वगैरह लिखता था। तो ये किस उपनाम से लिखता था, तो गुरमुखी के नाम से, जो उपनाम था गुरमुखी, उस उपनाम से ये फारसी कविताएं लिखता था। ये चीज़ भी याद रखना। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसे हम लोग सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसका अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ वो किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कई बार पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। तो पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में कौन जीता, तो बाबर की जीत हुई थी इसमें। और बाबर को निमंत्रण किसने किया था, मतलब किसने जो बाबर को बुलाया था भारत में कि तुम भारत में आओ और दिल्ली को जीतो आकर, क्योंकि आलम खान और दौलत खान, जो कि शायद इब्राहिम लोदी के चाचा के लड़के थे, या कह सकते हैं इन्हीं के रिलेशन में थे ये। ठीक है, तो इन्होंने ही आमंत्रण दिया था बाबर को, सोचा था कि बाबर इसे हराएगा, उसके बाद हम अधिकार कर लेंगे भारत पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर का खुद ही इतना अच्छा लग गया भारत की, वो बाबर खुद इस पर राज करने की सोचने लगा। ठीक है, तो और मुगल काल की स्थापना की थी इसने। तो इस जो युद्ध हुआ था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था, क्योंकि इससे पहले भारत में किसी भी युद्ध में तोप का यूज़ नहीं हुआ था। बाबर सीख कर आया था पहले से, ठीक है, दूसरे देश से, तो इसने पहली बार तोप का यूज़ किया था, इसलिए ये हर युद्ध को जल्दी जीत जाता था। और इसे तुगलमा पद्धति नाम दिया था। जो तोप का यूज़ किया था इसने किस पद्धति, इस पद्धति का क्या नाम दिया, तो तुगलमा पद्धति को नाम दिया था। और युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो इब्राहिम लोदी था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक हुए वो या तो नेचुरल मौत मरे हैं या बीमारी से या कैसे भी करके मरे हैं। ठीक है, लेकिन युद्ध में कभी कोई नहीं मरा था। तो युद्ध में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लोधी वंश कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री में 2 टॉपिक और रह गए हैं। ठीक है, एक दक्षिण भारत का रह गया और थोड़ा सा इसी का रह गया, जिसमें आप इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो कला है, संस्कृति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।